नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे और उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज डेट है 12 अप्रैल और हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट पेज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्शन है वो आई हुई है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने ये प्रोजेक्ट किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारत की ग्रोथ रह सकती है 7%, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो भारत की जो ग्रोथ है वो लगभग 7% के आसपास रह सकती है जीडीपी की, वो एक अच्छा संकेत है। उसके बाद में ये एक सर्वे जो हमने कल भी उसको देखा था कि एक सर्वे था और उसकी जो आउटकम्स है, उसकी जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया था। तो इसी की एक बहुत अच्छी ये जो फाइंडिंग है ये पब्लिश की गई है और इसमें ये कहा गया है कि ज़्यादातर भारतीय ये मानते हैं कि भारत अ, विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग जातियाँ हैं, धर्म हैं, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग बोलियाँ हैं, पहनावे हैं और ये रहना भी चाहिए क्योंकि ये भारत के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा सर्वे में माना गया है। उसके बाद में ये यूएस फुटबॉलर और स्टार थे सिम्पसन, जिनकी आज मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में देखिए एक स्टेटमेंट है चाइना की ओर से। जैसे कुछ दिनों पहले आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई थी और उसमें कहा गया था कि हम बॉर्डर इशू पर बहुत चिंतित हैं और बहुत जल्दी हम बातचीत के माध्यम से चाइना के साथ में बॉर्डर इशू समाप्त करना चाहते हैं ताकि कोई भी विवाद ना बचे। उसके रिप्लाई के अंदर चीन ने क्या कहा है और वो क्या सब चीज़ें हैं वो हम देखेंगे इस आर्टिकल में। इसके अलावा देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। इसको हम समझेंगे। देखिए क्या हुआ था कि कुछ समय पहले जो एप्पल जो आईफोन थे उन सब में क्या हुआ था कि एक मॉलवेयर या हम कह सकते हैं कि एक वायरस इंस्टॉल करने की कोशिश हुई थी। यानी एक वायरस है वो बहुत सारे एप्पल आईफोन के जो यूजर्स हैं उनको भेजा गया था और तब क्या हुआ कि एप्पल को जब ये पता चला कि इस तरह का वायरस हमारे फ़ोन में भेजा जा रहा है लोगों की निजी जानकारी जुटाने के लिए, चोरी करने के लिए, तब एप्पल ने उन लोगों को वार्न किया। जिन जिन लोगों के आईफोन में वायरस जा रहा था ना, उन उन लोगों को एप्पल ने वार्निंग दी और उसमें कहा कि जो स्टेट है ना, स्टेट जो आपकी सरकार है ना, वो आपके फ़ोन में वायरस इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही है। ऐसा उन्होंने जो जितने भी लोग थे उन सभी को मैसेज भेजा। अब क्या है उसमें कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, सरकार नाराज हो गई। सरकार ने कहा कि एप्पल ने हमारे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाया। तो अब एप्पल ने ये कहा है कि देखो हम क्या करेंगे कि अब जो हम पहले जो ईमेल भेजते थे ना लोगों को कि भाई आपका जो सरकार है वो आपका डेटा चुराने के प्रयास कर रही है या सरकार आपके फ़ोन में वायरस भेजने का प्रयास कर रही है, उस शब्द की जगह अब हम सरकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम केवल इतना सा उनको मेल भेजेंगे कि भाई आपके फ़ोन के अंदर वायरस भेजे जाने की कोशिश की जा रही है। यानी सरकार के ऊपर जो पहले सरकार का नाम लेकर ये जो मेल भेजते थे वो अब नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये इलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं तो ज़्यादा हमारे काम की है नहीं। इसके अलावा ये एक पीस टॉक से रिलेटेड चीज़ है। देखिए यूक्रेन ये कह रहा है कि स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड जो देश है वो ये प्रयास करे कि यूक्रेन और रूस के बीच में हमारे बातचीत हो जाए और इसमें भारत को भी शामिल किया जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। यूक्रेन ये चाहता है कि जो स्विट्ज़रलैंड है ना वो हम रूस को और यूक्रेन को दोनों को बुलाए और बातचीत के माध्यम से जो ये युद्ध चल रहा है इतने दिनों से उसका समाधान निकालने की कोशिश करे और इसमें भारत को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में यही हमने न्यूज़ अभी पढ़ ली है कि जो स्पाईवेयर या वायरस है जो एप्पल के यूजर्स के अंदर भेजा जा रहा है फ़ोन के अंदर उनकी निजी जानकारी जुटाने के लिए, तो उसमें एप्पल ने फिर से सब लोगों को अवेयर किया है, उनको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इस बार उन्होंने स्टेट का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा है कि हाँ आपके फ़ोन में संभावित जो वायरस है वो भेजा जा रहा है। ठीक है। फिर ये तो चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं। देखिए चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं तो हम ज़्यादा इनको नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जो यूके है, यूके में जो भारत का दूतावास था ना उस पर कुछ समय पहले एक हमला हुआ था और वो हमला जो किया गया था वो खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किया गया था। तो इसमें इसके अंदर यूके के द्वारा कुछ कार्रवाई अब की जा रही है, उस कार्रवाई से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो चलिए अब विस्तार से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमसे पूछी जा सकती है। देखो कुछ समय पहले 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम चीन के साथ में जो हमारे सीमा विवाद हैं उन पर
जल्दी हम बातचीत करना चाह रहे हैं और कोई ठोस आउटकम हम निकालने के इच्छुक हैं कि हम बातचीत के माध्यम से कोई ठोस जो आउटकम है वो निकल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो उसके रिप्लाई में चीन ने ये कहा है कल कि भाई हम भी इस पूरे रीजन के अंदर जो इंडो पैसिफिक रीजन है या सदर्न एशिया है या एशिया का जो रीजन है उसके अंदर हम शांति चाहते हैं और मजबूत और स्थायी संबंध हम चाहते हैं। तो उन्होंने भी एक सकारात्मक इंडिकेशन दिया है कि चाइना भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस पूरे रीजन यानी इस पूरे एशिया में या दक्षिण एशिया के अंदर संबंध मजबूत होने चाहिए और स्थायी होने चाहिए। तो ये भी चाइना ने कहा है। इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो वायनाड सेंचुरी है, जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर आग लगने की घटना हुई और उसकी वजह से लगभग 100 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है ना वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, मई जून आएगा, तो उस समय क्या है कि इस तरह की घटनाएं और भी ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी। अभी देखो वायनाड सेंचुरी न्यूज़ के अंदर है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वायनाड सेंचुरी कहाँ पर है और इससे संबंधित कैसा प्रश्न हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए अगर आप मैप्स में के अंदर देखोगे ना तो यहाँ पर आएगी वायनाड सेंचुरी, और अगर हम इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे ना तो देखो ये वायनाड सेंचुरी यहाँ पर है। यानी ये देखो ये 3 राज्यों की सीमाओं को टच करती है। यहाँ पर तो आ गया देखो कर्नाटक, और यहाँ पर ये है केरल, ठीक है, और यहाँ है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों ही राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वायनाड सेंचुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और ये वैसे भी इसका जो ज्योग्राफिकल वैल्यू है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक अंग है, जो पूरा का पूरा ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, पूरा एरिया, और इसका एक हिस्सा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है, ठीक है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा विश्व का बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो जो यूनेस्को की एक पहल है जिसे हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहले भारत के अंदर जिस साइट को शामिल किया गया था वो था नीलगिरी, और इसी का ही पार्ट है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए इस वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में आग अभी लगी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें इसमें जो कौन कौन से तो जानवर पाए जाते हैं, देखिए इसमें हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, सांबर, हिरण, बार्किंग डियर, जंगली सुअर, इसके अलावा ऊदबिलाव और मालाबार विशाल गिलहरी, ये सभी इसमें जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें वन कौन से हैं, नम पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, नीलगिरी और जो ग्रेविलिया हैं वो सारे इसमें पादप पाए जाते हैं। तो देखिए ये तो सब कॉमन चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, की इसकी लोकेशन कहाँ है, तो 3 राज्यों की सीमाओं के ऊपर ये स्थित है, और नीलगिरी जो एक विस्तृत क्षेत्र है, नीलगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी का ये पार्ट, वायनाड सेंचुरी उसी का ये पार्ट है, ठीक है। अब देखिए अब न्यूज़पेपर क्या है कि आप अभी देखोगे ना तो उसमें क्या होता है, केवल और केवल इलेक्शन की स्टेटमेंट्स आती है, तो उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी आती नहीं है। तो हम डेली एक एक आर्टिकल लेते हैं और उसको विस्तार से डिस्कस करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और एग्जाम से रिलेटेड वो हमारे लिए कुछ सवाल आए तो उसे भी हम आराम से कर पाएं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि MCC क्या है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता क्या होती है, कब लागू होती है, कौन लागू करता है, इसका मकसद क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, इसमें प्रावधान क्या क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें कमियां क्या क्या है। तो सारी की सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हम पढ़ लेंगे और इससे जुड़ी हुई जो कंसेप्ट है वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देखो अपन रफली अपन देख लेते हैं मोटा मोटा। देखिए क्या होता है हमारे देश के अंदर हर 5 साल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर 5 साल पे विधानसभाओं के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, और इन चुनावों का आयोजन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 324, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री और फेयर, ये आप शब्द याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता भी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष या फ्री और फेयर इलेक्शन भारत में होने चाहिए, और उस इलेक्शन के लिए एक अलग से संवैधानिक आयोग का गठन होगा जिसका नाम होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये प्रावधान है धारा 300 आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के अंदर। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग भी होने वाली है। तो आप एक बात सोच के देखो कि जो वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है ना, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सरकार के
उनकी सरकार की जो पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, ये एक संभावना है कि वर्तमान सरकार क्या है कि बहुत सारे ऐसे लाभ उठाए जो विपक्ष को नहीं हो। जैसे सरकार क्या कर सकती है, जो टैक्स का पैसा है उसका इस्तेमाल कर सकती है अपने चुनाव प्रचार के लिए, और जो गाड़ियां मिली हुई है सरकार को उसका इस्तेमाल वो चुनाव प्रचार में कर सकती है। और जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, जैसे खूब सारा बड़ा ग्राउंड हो गया या सरकारी भवन हो गए, उनका इस्तेमाल ये वर्तमान सरकार कर सकती है चुनाव के लिए। अब देखो, अगर सरकार इन सारी चीजों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करेगी तो जो विपक्ष है ना, उसको प्रॉपर मौका नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने का। तो ये जो इलेक्शन होंगे ना, ये फ्री और फेयर नहीं होंगे। तो जो सरकार में, जो वर्तमान में जो सरकार है और जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन सभी को एक समान ही चुनाव लड़ने का अवसर मिले। वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो वर्तमान चाहे सरकार में हो वो पार्टियां या जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन सभी को एक समान परिस्थितियां उपलब्ध करवाने के लिए या एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। आ गई बात समझ में? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। मकसद क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का, कि वर्तमान सरकार में जो जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, उन सभी को और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल है, एक समान मौका मिल सके चुनाव लड़ने का। और इसी कारण जो इलेक्शन है वो होंगे फ्री और फेयर। फ्री और फेयर इलेक्शन कब होगा? जब सभी राजनीतिक दलों को, सारे कैंडिडेटों को एक समान मौका मिल पाए। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इसे हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखिए ये करता क्या है, ये क्या काम करता है, दो तत्वों पर, यानी जो राजनीतिक दल है और जो प्रतिनिधि है, यानी जो कैंडिडेट है ना, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों के ऊपर ये एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? देखिए इसमें क्या है, खूब सारी बातें लिखी हुई है कि आप जो भी राजनीतिक दल हैं या जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये काम तो करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। तो बहुत आचरण के संबंध में जो कैंडिडेट हैं और जो राजनीतिक दल हैं, उनके आचरण के संबंध में कि उनको क्या क्या चीजें तो करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, इन सब का मिला के इन जो दिशा निर्देश हैं, इनका एक सेट बनाया हुआ है, वो कहलाता है आदर्श आचार संहिता या आदर्श आचरण संहिता, कि किस तरह का आचरण किया जाना चाहिए चुनाव में। वो जो संहिता बताती है हमें, वो कहलाती है आदर्श आचार संहिता। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक दिशा निर्देशों का समूह है, केवल और केवल दिशा निर्देश हैं, इनका एक समूह है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है और राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के ऊपर लागू होता है। आगे बात समझ में? देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आम आदमी के ऊपर लागू नहीं होती है, ये लागू होती है केवल राजनीतिक दल पे और उनके जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर ये आचार संहिता लागू, आदर्श आचार संहिता लागू होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये हमने पढ़ लिया, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, जो कि अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ भी है। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा। और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं, कुछ सेट बना लेते हैं हम चीज़ों का कि ये करनी है, ये नहीं करनी है। तो उन सेटों को हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब बताओ ये लागू कब होती है? तो देखिए जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है ना, उसी दिन अपने आप ही ये लागू हो जाती है। अलग से इसको लागू करने के लिए कोई आदेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना चुनाव आयोग कि भाई इस दिन चुनाव होंगे, इस दिन नामांकन भरे जाएंगे, इस दिन रिजल्ट आएगा, तो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उसी दिन ये आचार संहिता अपने आप ही लागू हो जाएगी। और कब तक लागू रहेगी? कि जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाते, जिस तारीख तक जो चुनाव के परिणाम है ना वो घोषित नहीं हो जाते, तब तक ये लागू रहती है। तो तब तक राजनीतिक दल और उसके उम्मीदवारों को ये सारे दिशा निर्देश मानना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले आदर्श आचार संहिता का जो कंसेप्ट था ना, वो केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आया। वहां पर जो प्रशासन था ना, उन्होंने क्या एक सेट बनाया कि भाई कैंडिडेट और राजनीतिक पार्टियां को ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। ठीक है, ये केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार 1960 में आदर्श आचार संहिता लागू हुई। और उसके बाद में 1962 में, अब ये बिल्कुल सफल रही, बहुत अच्छे चुनाव हुए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हुए। तो इसी को फिर पूरे देश में लागू करने के मकसद से 1962 के जो आम चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, उसमें
इसे लागू कर दिया गया। और लागू कैसे किया? सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के फीडबैक के आधार पे। देखिए बहुत अच्छी बात है कि जो आदर्श आचार संहिता है ना, वो अकेले निर्वाचन आयोग ने नहीं बनाई है, वो सारे के सारे राजनीतिक दलों को सुझाव लिए गए हैं, जो सरकारें थी उनसे सुझाव लिए गए हैं। तो उन सब से सुझाव लेके सहमति बना के फिर ये एक दिशा निर्देशों का सेट तैयार किया गया है, जिसे हम कहते हैं आदर्श आचरण संहिता या आदर्श आचार संहिता। पूरा एक सेट है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको देखो किसी भी कैंडिडेट को धर्म जाति के आधार पे वोट नहीं मांगने हैं, आपको सरकारी पैसा खर्च नहीं करना है, सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं करना है, मतदाताओं से झूठे वादे नहीं करने हैं। तो इस तरह की लंबी सारी लिस्ट है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। यहां तक आ गया समझ में? अब देखिए, अब इसमें क्या क्या प्रावधान है देखिए, और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये एक तो राजनीतिक दलों के ऊपर लागू होगी, और उसके बाद में जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी ये लागू होती है। इसमें देखो कौन कौन सी चीजें शामिल है। इसमें कहा गया है, देखिए राजनीतिक दलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वो नीतियों, कार्यक्रम और उनके कार्यों तक ही सीमित होनी चाहिए। यानी आप चुनाव प्रचार के दौरान किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते या उसके परिवार पर कोई पर्सनल हमला नहीं कर सकते। इसके अलावा जाति और संप्रदाय के आधार पर भी जो वोट मांगे जाते हैं या भाषण दिए जाते हैं, वो भी एमसीसी का उल्लंघन है। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इस तरह का आचरण करना भी प्रतिबंधित है। ठीक है, अगर कोई भी राजनीतिक दल बैठकों का आयोजन कर रहा है तो पहले पुलिस को सूचना दे ताकि उनके लिए अरेंजमेंट किए जा सके। अगर कोई भी राजनीतिक दल पहले रैली निकालता है तो उसे भी जो लोकल प्रशासन है वहां पर संपर्क करना पड़ेगा, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए इस प्रचार के दौरान जो पुतले जलाना है, पुतले लेके जाना है, इन सब की अनुमति नहीं होगी। तो आप भी देखोगे कि जनरली लोग विरोध करते हैं ना, तो पुतले आराम से जला लेते हैं, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो उस दौरान इस तरह के पुतले जलाने ले जाने की जो है अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा देखिए चुनाव के दिन और क्या क्या ये कहती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कहती है कि चुनाव के दिन केवल और केवल वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों पर प्रवेश मिलेगा। कैंडिडेट ऐसा नहीं कि चुनाव वाले दिन भी प्रचार कर रहा हो, ऐसा नहीं कर सकता। केवल पहचान पत्र के माध्यम से ही वहां एंट्री मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या हो उम्मीदवार को, अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार ये कह रहा है कि भाई वो जो दूसरा उम्मीदवार है ना वो तो गलत उपयोग कर रहा है, एमसीसी का उल्लंघन कर रहा है, तो चुनाव आयोग के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, उनको शिकायत इसकी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में सत्ताधारी दल के ऊपर एमसीसी के कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो मंत्री है ना वर्तमान सरकार में, वो कोई भी आधिकारिक यात्राएं नहीं करेंगे, वो आधिकारिक साधनों या सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दिशा निर्देश है। इसके अलावा जो आधिकारिक जो सरकारी मीडिया है, जो सरकारी मीडिया होता है ना पीआईबी, जैसे पीआईबी है या डिपार्टमेंट होता है एक अलग से सरकार में मीडिया का, उसका उपयोग सरकार को अपने पार्टी के लिए या अपनी सरकार के चुनाव प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए कोई भी जो वित्तीय घोषणा है, जैसे नई योजना हो गई, कोई भी नई योजना घोषित नहीं की जा सकती है, नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, पीने के पानी या इनकी व्यवस्था आदि के वादा वो नहीं करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा जो देखिए सार्वजनिक स्थल है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्टेडियम है या कोई गेस्ट हाउस है सरकारी, तो वो केवल और केवल सरकार के लिए नहीं है, केवल और केवल सरकार का एकाधिकारी नहीं होगा, वहां सभी को मौका मिलेगा। अब मान लीजिए कोई स्टेडियम है, जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, तो मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अभी उनकी सरकार है, तो वो ये नहीं कह सकते कि बस इस जंतर मंतर पर तो मैं ही रैली करूंगा, वो सभी को अधिकार होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सभी को एक समान अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो घोषणा पत्र जारी होते हैं उन पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बहुत सारे दिशा निर्देश लागू होते हैं कि भाई आप जो भी वादे कर रहे हो घोषणा पत्र में वो व्यवहारिक होने चाहिए और वो औचित्यपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उल्टे सीधे वादे कर दो या आप भ्रमित कर दो मतदाताओं को, तो इस तरह का कोई भी चीज वहां पर आपको घोषित नहीं करना है। इसके अलावा जो संविधान के जो आदर्श और सिद्धांत है ना, उनके खिलाफ भी आपको कुछ भी अपने घोषणा पत्र के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया हुआ है? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी कानून के तहत बाध्यकारी है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, देखिए एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो भी ये चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के दौरान कौन कौन से व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कौन कौन व्यक्ति हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और चुनाव कैसे होंगे, ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से होंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान है एक अलग से कानून बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसके अंदर पूरे प्रावधान है कि किस किस कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, न्यूनतम आयु क्या होगी, अधिकतम आयु होगी तो क्या होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, और कौन कौन से ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा या बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा, मतगणना किस तरह से होगी। सारे के सारे जो चुनाव संबंधी प्रावधान है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर ये होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत बाध्यकारी है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पास कोई भी वैधानिक समर्थन नहीं है। ये केवल क्या हुआ कि निर्वाचन आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को बैठाया, जो राज्य थे उनके प्रतिनिधियों को बैठाया और उनको कहा कि भाई देखो, हमने ये सेट बनाया है पूरा का पूरा, आप सबको इसका पालन करना है। तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, हम पालन कर लेंगे। तो इस तरह से सहमति के आधार पर ये बनी हुई है। राजनीतिक दलों की सहमति है, सरकार की है, निर्वाचन आयोग की है, सबकी सहमति बनी हुई है और सब इसका पालन भी करते हैं और कई बार इसको तोड़ भी देते हैं। लेकिन इसको तोड़ने पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कानून लागू हो जाएगा या उनको सजा मिल जाएगी। इस तरह का कोई भी प्रावधान या वैधानिक समर्थन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बिल्कुल भी नहीं है। केवल जो प्रचलित कानून है, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 हो गया, इनके तहत कुछ प्रावधान, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ प्रावधान है ना, वो आईपीसी, सीआरपीसी और आरपीए के अंदर शामिल होते हैं। अब देखिए, इसमें 2013 के अंदर जो संसद की स्थायी समिति थी उसने ये कहा कि भाई आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक कानून बनाओ। संसद को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कानून बनाने की जरूरत है ताकि लोग बाग इसको तोड़े नहीं और जो कैंडिडेट हैं वो इसका पूरा पालन करें, उनके पास कोई डर रहे। अभी डर ही नहीं है उनके, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दिया तो भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि भाई अलग से कानून मत बनाओ। भाई अलग से कानून बना दोगे तो न्यायिक कार्रवाई के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर कानून बना भी दिया तो भाई कोई व्यक्ति मान लो तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, इसका जजमेंट करने में ही हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और चुनाव तो अपने आप 15-45 दिन में, 30-60 दिन में खत्म हो ही जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि नहीं, इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी मत बनाओ, जबकि 2013 में संसद की स्थायी समिति ने कहा था कि कानूनी रूप से बाध्य बनाओ। और वर्तमान में यही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कोई भी कानून वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए इसकी कमियां क्या है। कमियां हम सब देखते हैं। देखिए, जो फेक न्यूज़ है, हेट स्पीच है और बूथ कैप्चरिंग है, मतदाताओं को डराना धमकाना, ये अभी भी कंटिन्यू है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सारी चीज़ें मना की गई है, लेकिन अभी भी ये चल रही है। इसका मतलब है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, उस पर कोई भी कंट्रोल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नहीं किया जाता। जैसे देखिए, एक नियम क्या कहता है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर यह भी प्रावधान है कि जिस दिन वोटिंग होनी है ना, उस वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट है ना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करते रहते हैं। वो फिजिकली तो बंद कर देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपना चुनाव प्रचार करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने ये पढ़ लिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पास में खुद का कोई अलग से कानून नहीं है। इस कारण ये किसी पर बाध्यकारी भी नहीं है। केवल वो मान रहे हैं, नैतिक रूप से तो मान रहे हैं बस, और किसी के मन में आती है तो वो उल्टा सीधा भाषण भी दे देता है, हम देखते भी हैं, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आपको पता है कि सरकार कोई अलग से व्यय नहीं कर सकती, कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती। जो ट्रांसफर्स हैं और ज्वाइनिंग है वो सारी की सारी रुक जाती है। तो ये भी एक तरह से सरकार के काम के अंदर हस्तक्षेप है। ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक आलोचना की जा सकती है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, इसलिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आलोचनाएं भी की जाती है। इसके अलावा देखिए, जनता को ज़्यादा पता ही नहीं है कि वास्तव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसलिए वो कई बार इसकी शिकायतें भी नहीं कर पाते। इसके अलावा जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन से प्रावधान है या कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि देखो कानून तो इसका अलग से बना हुआ है नहीं। अगर इसका अलग कानून बना हुआ हो और बाध्यकारी हो लोगों के ऊपर, तो इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये था पूरा का पूरा, हमने टॉपिक पढ़ लिया। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।